क्या आपको लगता है कि पनिशमेंट कहीं ना कहीं हमारी सोल को प्योरीफाई करती है? क्या लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आती है आफ्टर पनिशमेंट? अगर गलती की है और पनिशमेंट आ रही है तो समझिए कि आपकी जो बैड कर्मा है उससे आपकी मुक्ति जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर पनिशमेंट नहीं मिली और आपने उसे किसी तरह मैनेज कर लिया, जिससे आजकल लोग बहुत ही रुआब के साथ यूज़ करते हैं कि हमने मैनेज कर लिया। आप जितना ज़्यादा मैनेज करते जाएंगे उतना ही जो पापों की आपकी गठरी है वो भारी होती जाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि गठरी भारी ना हो। जेल एज आश्रम, यहाँ पे मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी, भक्ति बिहाइंड बार्स, भक्त बिहाइंड बार्स। लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यस, कई बार खाली दिमाग ईश्वर और भक्ति का केंद्र भी होता है। वाह मैम, आपने ईश्वरीय अदालत की बात की कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। बहुत सी सोल्स ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी गलती नहीं होती है, वो फिर भी फंस जाते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी सज़ाएं मिलती हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते। फिर आई एम श्योर कि बहुत से लोग बोलेंगे फिर भगवान की अदालत कहाँ थी, क्यों इस इंसान को सफ़र करना पड़ा जब इसकी गलती ही नहीं थी। कुछ गलती हुई है क्या? अगर हुई है माफ़ी मांग लीजिए, ईश्वर से और खुद से। ईश्वर से, खुद से और जिसके साथ की है उससे ओके। ज़रूर मांग लीजिए। और दूसरी बात, अपनी अंतिम दिन को ज़रूर सोचिए, अगर यही आखिरी दिन हुआ तो। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, अगर आप एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, अगर आप मीडिया में हैं, तो आज की जो गेस्ट हैं वो आपके लिए एक गॉडेस से कम नहीं है, क्योंकि उनके वर्क ने इतना इंस्पायर किया है लोगों को। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आई हूँ, जिनके साथ हमने अध्यात्म को डिस्कस किया है, सोल को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, कैसे हमारा कर्म कटता है, कार्मिक क्लियरेंस कैसे होती है, ईश्वरीय अदालत में क्या सही है। आज हमने प्रिजन में भी स्पिरिचुअलिटी ढूंढी है। जी हाँ, कि एक प्रिजनर की भी आध्यात्मिक जर्नी होती है, वो भी एक भक्त बनकर निकल सकता है। कैसे फॉरगिवनेस मांगी जाए, कैसे अपने कर्म को स्वीकार किया जाए। और उनका और मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सल लॉ कभी भी अनफेयर नहीं होता। तो आज हमने यही डिस्कस किया है कि कैसे हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी को समझ सकते हैं, कैसे हम मानसिक जेल से निकल सकते हैं जो हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आज पहली बार मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ने जा रही हैं इंडियाज़ लीडिंग प्रिजन रिफॉर्मर, मीडिया एजुकेटर भी हैं, और इन्हें स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम आया है इनके काम की वजह से। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर वर्तिका नंदा जी का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और जो आपका वर्क है उसने इतने लोगों को इंस्पायर किया है, आपने एक इतना अच्छा काम चुना है सोसाइटी को कुछ देने का। ऐसे लोगों के बारे में सोचा आपने जिन्हें मोस्टली लोग प्रिजनर्स समझ के, कल्प्रिट समझ के सोचते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ नहीं डिजर्व करते, ये तो उनके कर्म का ही पार्ट है। तो इससे पहले कि हम कर्म पर जाएं, स्पिरिचुअलिटी को समझें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि इस काम ने आपको चुना या आपने इस काम को चुना? तिनका तिनका की क्या स्टोरी रही, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? दोनों ने एक दूसरे को चुना। शायद ईश्वर ने सोचा होगा कि किसी तिनके का जन्म होना चाहिए, और ईश्वर ने सोचा और मुझे एक साधन बना दिया। बस फिर मैं साधन बन गई, और फिर बहुत दिनों तक ये भी सोचती रही कि इस सारे काम का नाम क्या रखूं। और फिर लगा कि तिनका तिनका सबसे सुंदर नाम हो सकता है, क्योंकि तिनका दिखाई नहीं देता, हल्का होता है, बहुत मामूली सा दिखता है, और शायद उसकी बहुत अहमियत तब तक नहीं होती जब तक वो आंखों में चुभ ना जाए, और तब तक भी नहीं होती जब तक कई तिनके मिलकर एक घोंसला ना बना दें। तो मैं उस चुभन वाले तिनके की तरफ नहीं देख रही थी, मैं उस तिनके की तरफ देख रही थी जो बहुत सारे जुड़ेंगे और घोंसले बनाएंगे। तो इन तिनकों ने मिलकर कई घोंसले बनाए, बस वही मेरे सुकून की वजह भी है।
जैसे आपने कहा कि आपने पॉजिटिव साइड ऑफ जेल को देखा। यूजुअली जब लोग प्रिजन की बात करते हैं, प्रिजनर्स की बात करते हैं, जेल को एक बहुत ही नेगेटिव प्लेस माना जाता है। आपने वहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी ढूंढी, जैसा आपने कहा कि आप उसकी हाई साइड को देखना चाह रही थी। क्या आपको लगता है कि जेल कहीं ना कहीं एक प्रिजनर के, एक कैदी के पूर्व जन्मों से भी कनेक्टेड है? देखिए, इस जन्म में जो वो क्राइम कर रहे हैं, जो पनिशमेंट उन्हें मिल रही है, ठीक है, वो उनका कर्म हमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म से भी तो कनेक्टेड होगा कि वो कुछ बैगेज लेकर आ रहे हैं कि इस जन्म में उन्हें ये एक्सपीरियंस करना पड़ा। एक तो ये कि जो इस जन्म में भी जेल में गए, कई बार वो जेल भी अधूरी सी जेल है, क्योंकि एक अपराध हुआ, हमने शायद अखबार में पढ़ा, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, अदालत ने कार्रवाई की, वो जेल के अंदर आ गया और हमारे हिसाब से वो खबर बनी और स्टोरी खत्म हुई। लेकिन असल में जेल की यात्रा वहाँ से शुरू होती है और ज़िंदगी का नया पन्ना वहीं से खुलता है, जो कई बार जेल से छूटने के बाद भी पूरा नहीं होता। जेल से छूटने के बाद भी हाँ, पूरा कई नहीं बार कुछ लोग 20 साल भी जेल में गुजार लेते हैं, हुआ। लेकिन जब वो वहाँ से छूटते हैं तब भी वो किसी जेल के अंदर खुद को पाते हैं। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि किसी को मारा था, सज़ा भी हो गई, लेकिन ज़ुबान पर अब तक ये नहीं आया कि असल में हमने कुछ गलत किया था, क्योंकि हमारी ईगो आगे आ रही थी और हमें लगा कि हम ये बात क्यों बोलें। हम जेल से छूट तो गए, लेकिन उस अपराध से हम तब भी छूट नहीं पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी जेल में 6 महीने के लिए जाता है, उसका भी अपराध हो सकता है बड़ा था, लेकिन उसका पश्चाताप उस अपराध से बड़ा हो जाता है, उसका रिग्रेट उससे बड़ा हो जाता है, उसका सुधार उससे बड़ा हो जाता है। Yes. तो जब वो जेल से बाहर छूटता है, निकलता है, तो वो एक नया इंसान बनकर निकलता है। और पूर्व जन्म का खेल तो है ही है। पिछले जन्म में कुछ था, हमने उसका पूरा जवाब नहीं दिया, हम उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए, अगले जन्म में हम भुगतेंगे। इस जन्म में मैं बहुतों को देखती हूँ, ऐसे कई लोग मैंने देखे जिन्हें मैं जानती भी हूँ। कई लोग जेल में हैं, कई जेल से बाहर हैं, उनका अपराध बहुत बड़ा है और मैं कई बार सोचती हूँ कि वैसे लोग कभी माफ़ी नहीं मांगते। कई बार सोचती हूँ माफ़ी मांगेंगे कैसे, क्योंकि हम माफ़ी मांगने के लिए भी खुद को बड़ा करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। तो जेल का एक टुकड़ा भी आपके हिस्से में रह गया, हो सकता है इस जन्म में आपको जेल कभी ना हो, लेकिन कौन जानता है अगले जन्म में क्या होगा। और अगर अगले जन्म में जेल ना हो, तब भी कोई ऐसी जेल का एक हिस्सा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, तकलीफ किसी भी रूप में आ सकती है, तकलीफ के कई चेहरे हो सकते हैं, जेल उसका एक चेहरा है। तकलीफ़ों के और जो चेहरे हैं, जिनके बारे में इंसान उस समय नहीं सोचता, वो कहीं इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने उस अपराध और उस पाप के लिए माफ़ी नहीं मांगी होती जो हमें मांगनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि पनिशमेंट कहीं ना कहीं हमारी सोल को प्योरीफाई करती है? क्या लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आती है आफ्टर पनिशमेंट? किसी भी तरह की पनिशमेंट कभी किसी को पसंद नहीं आती। स्कूल में बच्चे को जब टीचर कोई पनिशमेंट देती है, तो माँ बाप तुरंत नाराज़ हो जाते हैं अक्सर, उन्हें बहुत बुरा लगता है, बल्कि वो जाके टीचर से कई बार झगड़ा भी कर लेते हैं। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। टीचर जब बच्चे को किसी बात के लिए डांटता था, तो माँ बाप ये मानते थे कि टीचर ने जो भी कहा होगा सही होगा। अब शक के दायरे में सब हैं, टीचर भी शक के दायरे में, स्टूडेंट भी है, बच्चे की नज़र में उसके माँ बाप भी हैं, माँ बाप की नज़र में समाज है, सब किसी शक के दायरे में है। एक तो वो हमें मौका देती है। कई बार हम पश्चाताप करके, हमें कोई पनिश नहीं करा, लेकिन हमने अपने पश्चाताप से, अपने रिग्रेट से जो गलती की उसकी माफ़ी मांगनी शुरू की और हमने अपने आप को प्योरीफाई कर लिया। जी। कभी कभी हमने वो नहीं किया, लेकिन हमें पनिशमेंट मिली किसी रूप में। आप शायद जिस पनिशमेंट की बात करें वो शायद अदालती पनिशमेंट हो सकती है, पुलिस की पनिशमेंट हो सकती है, जेल में पहुंचने की पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कई और सज़ाएं भी हो सकती हैं। कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती। जो दिखाई देती हैं वो एक्सटर्नली हमें प्योरीफाई करने की कोशिश है, जो नहीं दिखाई देती वो इंटरनली हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि अपनी गलती को मान लो। अगर कुछ गलत किया है, ईगो को मिटा दो पूरी तरह से, कह दो ये गलत हुआ। उसके बाद आप जिस नए इंसान के तौर पर उभर कर आते हैं ना,
वैसा इंसान आपके पिछले इंसान से कहीं बेहतर होता है। इसलिए अगर गलती की है और पनिशमेंट आ रही है तो समझिए कि आपकी जो बैड कर्मा है उससे आपकी मुक्ति जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर पनिशमेंट नहीं मिली और आपने उसे किसी तरह मैनेज कर लिया, जिससे आजकल लोग बहुत ही रुआब के साथ यूज़ करते हैं कि हमने मैनेज कर लिया, आप जितना ज़्यादा मैनेज करते जाएंगे उतना ही जो पापों की आपकी गठरी है वो भारी होती जाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि गठरी भारी ना हो। मैम, आपने एक वर्ड कहा कि जेल एज आश्रम। यहाँ पे मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी, भक्ति बिहाइंड बार्स। भक्त बिहाइंड बार्स। क्या प्रिजनर्स, क्या अपराधी, आई एम श्योर ऐसे होंगे जिनके अंदर एक वो अवेयरनेस आ जाए, जो आपने स्टोरी बताई कि उन्हें बचपन की याद आ जाती है कि माँ ने ये कहा था, पिता ने ये कहा था। क्या अपराधी भगवान की तरफ इंक्लाइन होते हैं मोर देन अस जो कि फ्री हैं? ये बहुत सुंदर सवाल है। मैंने कहा कि जेल जैसे मैग्नेट है। अपराधी जो सुधरना नहीं चाहता, जेल के अंदर जाते ही उसकी वाइब्स और अपराधियों को अपनी तरफ खींची लेती। यू अट्रैक्ट हु यू आर। छोटे बड़े आ जाते हैं उसके पास कि भाई अब बाहर छूटेंगे तो क्या करेंगे। बाहर जाने की प्लानिंग अंदर शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी से भी बात नहीं करते। कई बार बहुत बोलने वाला बंदी भी जेल के अंदर जाके एकदम मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, और तब उसकी अंदर की यात्रा शुरू होती है। जब उसके पास भक्ति आती है और भक्ति के बाद शक्ति आती है, दोनों एक साथ चलते हैं। भक्ति बिना शक्ति के होती नहीं, और मुझे लगता है शक्ति भी बिना भक्ति के होती नहीं। और इसे मैंने साकार होते जेल में कई बंदियों के साथ देखा है। जैसे हर जेल में कोई ना कोई आराधना गृह जरूर होता है, आराधना का केंद्र या मंदिर होगा, मस्जिद होगी। विदेशों की जेलों में कई जगह देखा चर्च होगी। ये प्रतीक है। इन प्रतीकों के परे बहुत से बंदी अपनी बैरक में जहाँ वो सोते हैं वहाँ भी जिस भी ईश्वर में उनकी साधना होती, कोई तस्वीर, स्वास्तिक का कोई सिंबल, कोई ऐसी चीज़ वो लगा लेते हैं। कुछ के पास दिन भर वो प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग लगातार गीता पढ़ते हैं, कोई लगातार कुरान पढ़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जेल के बाहर रहते हुए ये सब कभी नहीं किया था, अंदर जाकर वो करने लगे। और उनके अंदर वो अपने आप से जब बात करते हैं, जो इनका इंट्रा कम्युनिकेशन है वो उन्हें फिर एक रास्ता दिखाने लगता है। और ऐसे बंदी आम तौर पर ये कहते हुए दिखाई नहीं देते कि उन्हें फंसा दिया गया है, वो स्वीकार कर लेते हैं। जहाँ जेल जब किसी को स्वीकार करने का एक अवसर देने लगती है तो उसकी ज़िंदगी करवट लेने लगती है। उसके बोलने का तरीका, उसका हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके ज़रिए इस जेल को होने वाला जो एक फ़र्क है। जैसे हमने जब तिनका जेल रेडियो शुरू किया, जेलों में कम्युनिकेशन की नीड्स को एड्रेस करने की बात इसीलिए सोची गई। कुछ बंदी जो बिल्कुल नहीं बोलते, जब हम उन्हें चुनते हैं और कहते हैं अब आप रेडियो जॉकी हो जाइए, तो बड़े हैरानी से मेरी तरफ देखते हैं। मैं रेडियो जॉकी? लेकिन वो बड़े अच्छे रेडियो जॉकी साबित होते हैं, इसलिए क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, वो शब्दों से खेलते नहीं हैं। वो जो दिन भर देखते हैं ना, उसी के बारे में बात करते हैं। और वो भी एक शक्ति और भक्ति है, क्योंकि वो बाकी बंदियों के साथ जुड़ते हैं। उन्हें मालूम है बंदियों की ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें कानूनी सलाह चाहिए तो किस तरह की, उनके सेहत को लेकर क्या मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। कोरोना का जब समय आया, इस सारी दुनिया को अपनी फिक्र थी या अपने परिवार की फिक्र थी। जेल की फिक्र किसको हुई? कोई नहीं सोच रहा था। और ये बंदी अंदर बैठकर सैनिटाइजर बना रहे थे, मास्क बना रहे थे, गाउन्स पर भेज रहे थे हॉस्पिटल्स के लिए। याद ही नहीं आया किसी को, कहाँ है ये कह दी। तब हमने तिनका जेल रेडियो ने आगरा में, जिला जेल आगरा में, जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जेल बिल्डिंग्स में से एक है, तो वहाँ पर जेल रेडियो की शुरुआत हुई थी 2019 में। 20 में जब ये कोरोना आया तब समझ में आया कि जब दुनिया थम गई है तब बंदी के हाथ में जो माइक्रोफोन है उसके ज़रिए वो कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जेलों में एग्रेशन और डिप्रेशन कम हुआ, जेलों में गुस्सा और नाराज़गी कम हुई। वो कई गाने सुनकर फूट फूट कर रोने लगे, कई गाने सुनकर वो बहुत खुश होने लगे, कई गानों ने उन्हें उनके ज़िंदगी के उस पक्ष का भी की याद दिलाई जो वो तकरीबन भूल चुके थे। तो जेल
एक ऐसी जगह है जो आपकी ज़िंदगी के जितने भुलाए हुए लेसन्स हैं और जो भुलाए हुए अपराध हैं, हर आदमी ने कोई ना कोई छोटा या बड़ा अपराध किया है। कई छोटे छोटे अपराध हमारे अंदर होते हैं, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, भूल जाते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, जो तिनके की तरह बिखरे हुए हैं, वो जेल के अंदर याद आते हैं। और तब आदमी को मौका मिलता है अपनी शक्ति और भक्ति को जगाकर अपने आप को एक दिए की तरह खड़ा कर देने का। लेकिन मैं ये भी बात कहूँगी, ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, ऐसा कुछ के साथ होता है। और जिनके साथ होता है वो इस दुनिया के लिए बड़े काम के लोग हैं, पर दुनिया को समझ में नहीं आता। बिल्कुल। उन्हें लगता है जो जेल से छूटा ये तो अभी भी अपराधी होगा। हो सकता है कुछ लोगों के मन में अपराध अब भी जिंदा हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कुछ लोग जब बाहर लौटते हैं उनके अंदर एक ऐसी लौ होती है कि वो लौ लाजवाब होती है। अपने अंदर वो आई थिंक डिविनिटी साथ लेकर आ रहे हैं, वो भगवान का हाथ पकड़ के वो बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल। जितनी बार मैं भी जेल में जाती हूँ, बाहर निकलने के बाद मुझे खुद नॉर्मल होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें साथ में आती हैं। एक तो बहुतों के दुख आते हैं, परेशानियाँ और बेबसी आती है। अक्सर बंदी जेल के गेट तक नहीं आते, और मैं भी उनसे कहती नहीं, क्योंकि उनके लिए देखना, किसी को जाते हुए देखना एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। किसी को आते हुए देखते हैं अलग बात है, जब ये पास बैठते हैं और अपने मन की कोई बात कहते हैं, बाहर लौटने पर बहुत समय तक एक भारीपन और खालीपन रहता है। एक दबाव भी रहता है कि इतनी सारों की उम्मीदें आपके साथ आई हैं, आप इन उम्मीदों से कैसे काम करेंगे, कैसे इनकी उम्मीदों पर आप खरे उतर सकते हैं। कुछ उम्मीदें पूरी हो जाती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। तो ये जो अधूरापन रह जाता है, ये भी भक्ति का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जो भक्त है वो ये जानता है अधूरेपन भी एक जिंदगी है, और वो जो आज अधूरा है शायद वो कभी और पूरा होगा जब उसका समय आएगा। मैम, आपने ईश्वरीय अदालत की बात की कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। बहुत सी सोल्स ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी गलती नहीं होती है, वो फिर भी फंस जाते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी सज़ाएं मिलती हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते। फिर आई एम श्योर कि बहुत से लोग बोलेंगे फिर भगवान की अदालत कहाँ थी, क्यों इस इंसान को सफ़र करना पड़ा जब इसकी गलती ही नहीं थी। इस सवाल का जवाब मैं आपके प्लेटफॉर्म में ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्पीकिंग ट्री है। यस। इस पूरी दुनिया में कोई भी बात बिना वजह नहीं होती। हो सकता है, और मैं एक बंदी को जानती हूँ, वो जेल के अंदर गया, उसने मुझे कहा ये अपराध मैंने नहीं किया। फिर कई दिनों तक मैं उससे पूछती रही, कुछ और हुआ था, और फिर उसने किसी दिन बताया ये अपराध के लिए तो मैंने कुछ इस अपराध को मैंने नहीं किया था जिसके लिए मैं जेल में आया हूँ। लेकिन ये ज़रूर सच है कि आज से 7-8 साल पहले मैंने एक अपराध इससे भी बड़ा किया था जिसके लिए मुझे कोई पकड़ नहीं पाया था, कोई सबूत नहीं था। आज मैं जेल में हूँ। ये बात वो किसी को नहीं कहेगा। वो क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि फिर वो फाइल खुल जाएगी। लेकिन अपराध कहीं कभी बेकार नहीं जाता। अब मैं बताती हूँ कैसे। इन बड़े शहरों में लोग सारा दिन अपराध करते हैं, बड़े शहरों में खास तौर पर। कैसे? आपका 3 कमरे का मकान है, आप 3 कमरे और की लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर आप ऊपर भी बढ़ा लेते हैं, फिर आसपास की ज़मीन को करके फिर कुछ और फ्लोर्स बनाते हैं, और आप उस पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल बैलेंस को ख़राब कर देते हैं। आप ये कहते हैं हमारे बच्चे क्योंकि बड़े हो गए, हमें बड़े घर की ज़रूरत है, आप उस पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर देते हैं। किसी दिन कुछ होता, आप जेल में जाते हैं, आप कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। असल की बात ये कि अपराध तो आप कर रहे थे, वो अपराध दूसरा था, ये दूसरा था। आप जब चीज़ों को खराब करते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि बड़े शहरों में ऐसे अपराध रोज़ होते हैं। आप गाड़ी चला रहे थे, किसी और की गाड़ी को आपने टक्कर दे दी, लेकिन आप वहाँ से भाग गए, कुछ नहीं हुआ, ये बात तो खत्म हो गई। जिसकी गाड़ी थी वो किसी और की गाड़ी शायद लेकर ड्राइव कर रहा था, शायद वो किसी परेशानी में था, उसको किसी और को वो पैसे देने पड़े उस गाड़ी की रिपेयर के। आपको तो ये बात शायद याद नहीं, लेकिन आपके रजिस्टर में बात लिखी गई। अब आप कुछ दिनों बाद उसे भुगतेंगे, फिर आप कहेंगे मैं फंसाया गया। हो सकता है जिस दिन आपको पकड़ा गया है उस दिन वो अपराध आपने नहीं किया, बिल्कुल मानती हूँ,
लेकिन पीछे कुछ सालों में आपने क्या कोई अपराध किया था? इस बात को ईमानदारी से सोचने की बहुत ज़रूरत है। बड़े शहरों के छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे दिलों के लोग, जो अपने हिस्से की कोई चीज़ किसी को नहीं देना चाहते। यहाँ पर पैशन को हम फैशन मानते हैं, और फैशन तो फैशन है ही। हम चाहते हैं हर चीज़ से पैसा आ जाए, पर हम किसी को देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम पॉपुलर हो जाएं, हम फिल्म बनाएं, हम रील बनाएं, हम वो तमाम चीज़ें बोलें जो हम है ही नहीं, लेकिन हमारा एक संसार बन जाए, चमकता हुआ नकली संसार। वो नकली संसार आपको कुछ दिनों तक लाइक्स भी देता है, लेकिन नकलीपन कभी भी काट नहीं जाता, वो भी कहीं रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए मैं ये मानती हूँ, हर रोज़ रात में 2 बातें याद करनी चाहिए जी। पहली बात तो ये कि आज के दिन मेरे रजिस्टर में क्या नोट हुआ होगा, कुछ गलती हुई है क्या? अगर हुई है, माफ़ी मांग लीजिए, ईश्वर से और खुद से। ईश्वर से, खुद से, और जिसके साथ की है उससे ओके। ज़रूर मांग लीजिए। और दूसरी बात, अपनी अंतिम दिन को ज़रूर सोचिए, अगर यही आखिरी दिन हुआ तो क्या था जो करना था, क्या था जो कहना था। कोई था जिसे आप बहुत चाहती थी, कोई ऐसा था जिसका आपने दिल दुखाया था, कोई ऐसा था जिसे आपने धोखा दिया है, कोई ऐसा था जिससे बहुत बड़ा फरेब आपने कर लिया। ये सब आप जितना जल्दी निपटा सकते हैं निपटा दीजिए। अगर आपने इनसे मुक्ति नहीं पाई तो ये मान लीजिए, या तो आपकी अगली पीढ़ी उसे भोगेगी, नहीं तो आप उसे अगले जन्म में नतीजन अगले जन्म में वो सारा कर्म आपके पास आएगा, वो कार्मिक बैगेज आपके पास आएगा। तो मैम, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि यूनिवर्सल लॉ तो फेयर है। हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों बुरा हुआ, मैंने तो ये किया ही नहीं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो आपने वो चीज़ की है, इसीलिए वो वापस आपके पास लौट कर आई है। कभी कभी कोई सज़ा पिछले जन्म की बची है जो इस जन्म में आ गई, और इसी तरह इस जन्म में कुछ बचा शायद अगले जन्म में आए। असल में सज़ा बड़ी लचीली सी चीज़ है, अजीब सी है। वो कई बार तुरंत मिलती है, कई बार देर से मिलती है। कई बार कुछ लोग लगातार अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, तब भी उन्हें कोई सज़ा मिल जाती है। वो शायद पिछले जन्म में कुछ बचा होगा जो यहाँ आ गया हो, ये भी हो सकता है। मैम, पर क्या कोई फ्रेश कर्म नहीं होता कि सच में किसी ने बुरा कर्म नहीं किया बट फिर भी उसे कुछ भुगतना पड़ रहा है, पहली बार उसके साथ ये हो रहा है? ऐसा अक्सर होता है, ऐसा बहुत बार होता है। जो लोग लगातार अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं, वो भी किसी सज़ा को भुगत रहे हैं। बिल्कुल। शायद इसलिए भी कई बार होता है, जो मैं कह रही हूँ ना, कई बार एक कोई पैकेज रह गया है, कहीं का कोई एक टुकड़ा। पर ज़िंदगी असल में फिल्मी कहानी की तरह ही दिखती है। जैसे कि जो विलन है, फिल्म अगर 3 घंटे की है तो 2.5 घंटे तक विलन ज़िंदगी मज़े से जीता है। अंगूर खा रहा होता है, बढ़िया गाड़ी में घूमता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसकी पिटाई आखिरी में होती है, एक गोली लगती है, उससे मरता है। आमतौर पर यही होता है ना, या वो जेल चला जाता है। लेकिन 2.5-3 घंटे की ज़िंदगी उसकी बड़ी मज़े की गुजरती है। अच्छा आदमी करीब 2.5 घंटे तक भुगतता है, और आखिर में उसके हाथ में कोई हीरा लगता है, खुशी का हीरा। ऐसा हो सकता है, लेकिन तब भी इस बात में कोई शक नहीं है, जब हम कहते हैं कि तिनका तिनका बार बार कहता है, हम जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसीलिए ये बात को कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो दिया जलता है, उस दिए की एक रोशनी होती है। जब बहुत अंधेरे के बाद सूरज आता है तो सोचिए उसकी रोशनी क्या है। बरसात है और एक इंद्रधनुष है। ये जो रंग है ना ज़िंदगी में, ये आपको यही बताते भी हैं कि उदासी का रंग कितना ही चटक, गहरा, दुखदाई क्यों ना हो, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, और कर्मों का टेस्ट आमतौर पर अच्छे लोगों का ही होता है। अच्छे आदमी के कई टेस्ट होते हैं, वो कई परेशानियों से गुजरता है, कई पठारों से गुजरता है, और उसकी अच्छाई बनी रहती है। भगवान देखना चाहता है, टेस्ट करता है, देखना चाहता है कितने अच्छे हो, कितने दिनों तक रहोगे अच्छे। उसकी अच्छाई अगर अटल रहती है तो सोचिए इस दुनिया का रंग भी कितना अटल हो जाता है। और ये पूरी दुनिया थोड़े से अच्छे लोग ही तो चला रहे हैं। आई एग्री। इतने सारे बुरे लोगों के बीच में हमारे पास थोड़ी सी उम्मीदें हैं, उन्हीं थोड़ी उम्मीदों पर हम सब टिके हैं, तो हमें उस पर विश्वास तो करना ही होगा। मैम, आपने मुझे ये कहा कि बहुत से बंदियों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, जो वो गए थे,
कुछ लोग सच में बहुत सुधर कर आते हैं, सब अपने बारे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो अपने पास्ट सेल्फ को देख ही नहीं पाते हैं। जेल उन्हें सिखा देती है जो लाइफ उन्हें सिखाना चाहती है। तो मैं आपसे कुछ ऐसे केस स्टडीज़ आपके जानना चाहूँगी जहाँ पे अपराधियों ने उस स्टिलनेस और साइलेंस में बहुत कुछ सीखा। देखिए, एक तो ये है कि जेल टीचर है बंदियों के लिए, पर जेल हमारे लिए भी टीचर है, हम सब के लिए है। जी। जेल सबको कुछ सिखा सकती है और वो असल में अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। तो बंदी के लिए तो सबसे बड़ी स्ट्रगल बाहर निकलने पर जो होती है कि वो अब अपनी आइडेंटिटी को छिपाना चाहता है। मैंने तिनका तिनका दास्तां में ये बात लिखी है कि बंदी बाहर आया, अब वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहता। और बाहर निकलते ही बहुत से बंदियों को मैंने देखा है पूरी तरह से बदल जाते हैं। पहले तो फिजिकली कपड़े बदल लिए, हेयर स्टाइल बदल गया, उनकी फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जहाँ वो रह रहे थे शहर भी बदल जाता है कई बार। और नाम तो बहुत से बंदी हैं जो अपना नाम ऐसा रख लेते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये वही नाम का बंदी है जो जिसे आप जानते थे इतने दिनों तक। वो पहचान बदलती है, नाते रिश्ते भी बदलते हैं। जेल में जाने के समय शायद 20 दोस्त थे, निकले तो एक ही दोस्त बचा, वो एक ही काफ़ी है। एक तो वो हुई पहचान बदलना, दूसरा वो इंसान बदल गया, या वो पहले से खराब हुआ या पहले से अच्छा हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा कोरोना ने लोगों के साथ किया। याद है कोरोना के समय कितनी भक्ति लोगों में आ गई थी। कोरोना के बाद बुरा आदमी पहले से ज़्यादा बुरा हुआ है, ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ। जितने बदमाश किस्म के लोग थे, जो बहुत लालची थे, लोभी थे, वो पहले से ज़्यादा लोभी हो गए। जो जितने शरीफ थे पहले से ज़्यादा शरीफ हो गए। जेल वही करती, जिसकी चीज़ की लॉ आपके अंदर होती है उसी लॉ को बड़ा कर देती। बाहर आने पर जो बंदी है उसी लॉ के साथ आता है। कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो जाते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, बार बार जेल जाते हैं, और कुछ लोग उसके बाद कभी जेल नहीं जाते। कुछ लोग बाहर निकलकर भक्ति की राह पर चल पाते हैं। वो आपको कहीं किसी संत के रूप में दिखते हैं। उस संत का नाम कुछ फैंसी हो सकता है, नया नाम हो सकता है, हो सकता है आप उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद ले रहे हों। आप तब तक आशीर्वाद ले रहे हैं जब तक आपको ये नहीं पता कि ये स्वामी जी खुद जेल के अंदर थे। शायद वो कभी बोले ना और आपको कभी पता लगे ना, लेकिन हो सकता है जेल ने उनके अंदर वाकई में एक ऐसी चीज़, एक ऐसी चिंगारी पैदा कर दी हो कि आज वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो वो भी कुछ तिनके वहाँ से बटोर कर आए और आज उनका जो घोंसला बना है वो अध्यात्म का घोंसला है। और दूसरा हो सकता है बंदी वो जो छोटा चोर था, बाहर आके वो बड़ा चोर हो गया है, उसके आसपास और भी छोटे छोटे चोर हैं, चोरों की एक पाठशाला बन गई उसकी, तो वो भी बंदी हो सकता है। तो जेल अलग अलग रंगों की कमाल की एक ऐसी स्लेट है जिससे आप उलटें पलटें आपको कई अक्षर दिखाई देंगे और वो अक्षर, हर अक्षर का कोई अलग मतलब हो सकता है। तो मैम केस स्टडी से मेरा मतलब है कि आपने जेल में किस तरह से अपराधियों को बदलते हुए देखा। हमारी तिनका जेल पाठशाला है, उसमें हम ये कहते हैं आप जो कर सकते हैं वो करिए, सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी। तो जैसे कि एक बंदिनी थी जो लखनऊ की जेल में थी और वो मेरे अभी हाल ही में आने वाले उपन्यास का हिस्सा भी है। उसका नाम मैं कहूँ जैसे सुंदरा था। तो उसने ही कहा कि ये बंजर ज़मीन है, मैं इसमें कुछ करना चाहती हूँ। तो उसने उस ज़मीन को एक तरह से अपना लिया, वो सब्जियां उगाने लगी और वो इतनी अच्छी सब्जियां उगाने लगी अपनी बहन के साथ मिलकर कि साथ वाली जेल जो पुरुष जेल थी उसके लिए भी वो सब्जियां काम आने लगी। ऐसे एक और बंदी था, वो PhD स्कॉलर था। उसने कहा कि वो बंदियों को कंप्यूटर सिखाना चाहता है, तो पाठशाला में वो कंप्यूटर सिखाने लगा। उसने बहुतों को मदद की पढ़ने लिखने में। एक बंदी कुलमीत, वो ज़िला जेल सोनीपत में थी, करीब 22 साल जेल के अंदर रहे। पहले वो स्कूल में टीचर थे, जेल में आए फिर टीचर हो गए और उन्होंने तिनका जेल रेडियो को ऐसे थाम लिया। उस रेडियो पर वो रोज़ बोलते थे कि भाई एग्ज़ाम का समय आ गया है, पढ़ो, नोट्स आ गए हैं और अपनी तैयारी ऐसे करो। उस बैरक से वो बंदी आज भी नहीं आया, आप लोग सब अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कुलमीत के कहने का बड़ा असर हुआ। कोरोना के बाद जो पहला रिज़ल्ट आया उसमें वो जेल
कि बंदी 10th और 12th में 100% रिजल्ट के साथ पास हुए। ऐसा ही रिजल्ट हमने देखा ज़िला जेल करनाल में। वहाँ पर शैलाक्षी भारद्वाज हैं जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, और वहाँ एक बंदिनी है सोनिया। तो शैलाक्षी जी ने बड़ी मदद की। हमारा जेल का रेडियो था, उसमें अनाउंसमेंट्स होने लगी, और बंदी वहाँ पर आकर कोई ड्रॉ करता था, कोई कुछ लिखता था, कोई कविता सुनाता था, कोई गाना सुनाता था, और वो पढ़ने लगे। अब देखिए, जिस काम के लिए बाहर की दुनिया सोचती है हम ये तभी करेंगे जब हमें स्पॉन्सर मिलेगा, हम तभी करेंगे जब फंडिंग मिलेगी। मज़े की बात ये है कि हमारे पास तो एक तिनके का सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन तब भी ये काम हो पा रहा है। अच्छे काम के लिए सिर्फ नियत की ज़रूरत होती है, और ये नियत कई बंदियों में होती है। कई ऐसे बंदी होते हैं जो ये कहते हैं चलो अब जेल का सज़ा तो मेरी शुरू हो गई, मैं इसमें क्या करूं? या तो नाराज़ रहूं, शिकायत करूं, रोऊं, भगवान को या कोसो। फिर हाँ सबको कोसूं, या फिर कुछ ऐसा करूं ये जो मिले हैं इन्हीं में मानूं कि इनमें भगवान का कुछ अंश है, इन सभी के साथ मिलकर कुछ नया रच दूं। आप यूट्यूब पर देखिए जो गाने हैं, चाहे तिनका तिनका तिहाड़ का गाना है जिसमें बंदी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बंदियों ने एक दूसरे का मेकअप किया, वो गाना गाया उन्होंने, और वो गाना हिट हुआ, लोकसभा स्पीकर ने उसे रिलीज किया। तो कोई सपोर्ट था? कोई सपोर्ट नहीं था। उसके बाद के कई गानों में, जब हम तिनका तिनका मध्य प्रदेश पे काम कर रहे थे, जेल के बच्चे भी उसका एक हिस्सा बने। वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम है। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि उनके हाथों के निशान है उसमें। ये बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, जो जेल का स्कूल है, वहाँ पर अपनी छोटी छोटी सी बातें करते हैं। हम उनकी खुशियों का हिस्सा बन गए। बस इन खुशियों का हिस्सा बनने के लिए कई बार बंदी सामने आते हैं। वो कहते हैं मैं टीचर हो सकती हूँ, मैं लाइब्रेरी चला सकती हूँ, मैं यहाँ पर माली का काम करना चाहता हूँ, मैं रसोइया बनना चाहता हूँ। ये तमाम काम ऐसे हैं जो उनके कर्मों में जुड़ते जाते हैं, और बस हम भी जब उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इसी काम के लिए बनाया था। मैम, आपने ऑफ द कैमरा मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी कि कई बार ऐसा होता है कि जो हम बाहर के लोग हैं, पीपल हु आर फ्री, वो कल्प्रिट्स को, वो अपराधियों को दया से देखते हैं कि कुछ हम ऐसा करें कि इनका भला हो, कुछ इनकी भलाई हो। आपने एक लेडी का मुझे एग्जाम्पल दिया था जो ये बोल रही थी कि वो दान में बहुत बिलीव करती हैं। तो दान का क्या कनेक्शन है इस बात से? देखिए, ऐसा है कि कई बार लोग ये सोचते हैं जेल की रोटी खाएंगे तो हमारा कर्मा अच्छा हो जाएगा, या कोई बुरा समय आने वाला है तो टल जाएगा। तो ये रोटी वाली बात तो अलग है। बात तो ये है कि आप उनके उस हिस्से को भरने की कुछ कोशिश अगर कर दें, और जिसके लिए आपको प्रचार ना चाहिए हो। आप ये ना चाहें कि हम इसलिए कर दें कि एक यूट्यूब में कुछ हम रील बनाकर डालेंगे, हम कोई वीडियो बनाएंगे, कोई फिल्म बनेगी, कोई फोटो खींचेगी। नहीं, आप चुपके से कुछ दान कर दीजिए, सही जगह दान कीजिए, और बस भूल जाइए। पर होता क्या है, हम दान वहां करना चाहते हैं जहाँ तस्वीर छपती हो, जहाँ कुछ अपने को मिलता हो। जेल अक्सर आपको देती कुछ नहीं है, जेल आपसे लेती आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपके इमोशंस, लेकिन वो लेकर आपको अनुभव देती है, आपको शांति और सुकून देती है। तो दान देने के लिए बड़ा होना पड़ता है और अपने हिस्से से कुछ निकालना पड़ता है। मेरा मानना ये है, सबसे बड़ा दान वो है जब आपके पास कुछ कम होता है और आप उसमें से कुछ निकालते हैं। और आमतौर पर देने की बात मैंने जो देखा है, जिनके पास कम होता है वही थोड़ी दान की बात करते हैं। मैं सुनती बहुत हूँ CSR कुछ होता है, अभी तक मेरी मुलाकात CSR वालों से नहीं हुई। मैं बहुत सुनती हूँ कि बहुत लोग दान देना चाहते हैं, अभी मेरी मुलाकात उन लोगों से नहीं हुई। जिनसे मेरी मुलाकात हुई उनके दिल थोड़े छोटे दिखे मुझे। उन्हें ये लगा कि ये जेल का रेडियो है, इसमें 10 किताबें अगर हम दे भी दें तो हमें क्या मिलेगा। आमतौर पर मुलाकात छोटे दिलों के लोगों से हुई। कुछ लोगों से ज़रूर हुई जिन्होंने कहा कि हाँ, हम किसी जेल में कुछ कंबल देना चाहते हैं, कुछ बंदियों के नाम हम कुछ कपड़े देना चाहते हैं। पर आमतौर पर ये दुनिया छोटे दिलों की है। हम चाहते हैं कि हम रोटी खाकर अपने कर्म ठीक कर लें। रोटी खाने से कर्म नहीं से सुधरते। कर्म तब सुधरते हैं जब बहुत कुछ हो पास में, और उस बहुत कुछ में से हम भी कुछ बहुत कुछ निकाल कर किसी बंदी को दे दें, और ख़ास तौर पर किसी ऐसे बंदी को दें जो वाकई में सुधार का भाव रखता है, जो वाकई में लौट कर
इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है, वैसे बंदियों को दिया हुआ कुछ भी वाकई शानदार है। मैम बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी फिजिकल जेल में नहीं हैं, बट उन्होंने अपने अंदर एक मेंटल जेल बना रखी है। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो इस लाइफ को एज अ ब्लेसिंग नहीं लेते हैं। वो अपने गिल्ट, अपने शेम, अपने पास्ट पैटर्न्स में इतने अटके हुए होते हैं कि ये लाइफ उन्हें कर्स लगती है। इस मेंटल जेल से कैसे निकला जाए? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो एक्चुअली एक फिजिकल जेल में है और वो चाहते हैं कि बस हम एक बार बाहर आएँ और फिर हम हमारी लाइफ की स्टोरी चेंज करेंगे। जो मैं बात कहती हूँ ना कि जेल के अंदर जेल, हम्म, ज्यादा लोग असल में जेल के अंदर ही बंद हैं, हमें पता नहीं है। मानसिक जेल। मानसिक जेल है वो। हम्म, हमने किसी जेलसी की भी जेल बनाई हो सकती है, हर समय कुछ मांगने की जेल बनाई हो सकती है। सही कहूँ तो जेल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे आसपास के लोगों को भी दिया है। सबसे ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दिया है। जब सुबह मिलती है अपने हिसाब से, शाम ढलती है आंखों के सामने, आज़ादी है कि आप कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, जी। या ये आज़ादी है कि आप किसी की ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम्म, ये छोटी छोटी सी आज़ादी जो हमें मिलती है, मैं जब देखती हूँ स्टूडेंट्स कॉलेज में, स्टूडेंट्स स्कूल में, घर में माँ बाप, किसी भी घर में जब वो कोस रहे होते हैं कि अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो मैं कई बार सोचती हूँ अगर हम एक दिन 1 घंटा निकालें कि हमारे पास क्या है और औरों के पास नहीं है। आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारी रील्स हैं, अगर आपके पास ये नहीं तो आप वो कीजिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसके लिए वो कीजिए, बड़े सारे टोटके होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इतने टोटकों की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप से बात कीजिए, रोज़ 2-3 कुछ अच्छे काम कीजिए और भूल जाइए उन अच्छे कामों को। बस फिर देखिए, ग्रेटिट्यूड हमें देखने को मिलती है सुबह, हमें अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने को मिल रही है। क्या चाहिए आपको? और अगर इस ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों के काम आ गए जो वाकई में उसके योग्य हैं, सुयोग्य पात्र होना चाहिए। किसी ताकतवर की आप मदद करें तो कोई बड़ा काम नहीं करें, किसी बहुत सबल की भी मदद करें तो भी आप बड़ा काम नहीं करें। सुयोग्य पात्र की आप मदद करें, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर सुयोग्य के साथ आप खड़े हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े हैं, किसी अच्छे कॉज के साथ आप खड़े हैं और आप बदले में कुछ नहीं चाह रहे, तो बस फिर आपने सब कुछ पा लिया। मतलब जिसको नीड है आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, जो सुयोग्य है। हाँ मैम, आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट का लास्ट सवाल कि आपने अभी तक जितनी लाइफ जी है, जितने लोगों से आपने डील किया है, जितनी स्टोरीज सुनी है, आपके अनुसार कर्म क्या है? मेरे हिसाब से कर्म आंसू है, आंसू है। खुशी है, सुख है, सुकून है, माफ़ी है, इन सब का इंद्रधनुष है। कर्म में सबसे गहरा रंग है किसी और के काम आना जो सुयोग्य हो, दूसरों को माफ कर देना। कई बार बड़े से बड़े अपराधी को, जिसका आपके जीवन में कोई बहुत नेगेटिव भूमिका रही हो, अगर आपने उसे माफ कर दिया, वो कर्म है। और अगर आपसे कोई गलती हुई, आपने उसे और उसके आसपास के संसार को भी कह दिया ये गलती हुई, वो भी कर्म है। अपने हिस्से के सुख में से कुछ हिस्सा निकाला, खुद को तकलीफ में रख कर भी किसी और के लिए कुछ कर दिया, तो वो भी कर्म है। और बिना चाहे कुछ कर दिया, इस संसार से अगर आप ऊपर उठ गए, जब ये फीलिंग आने लगे अब कुछ नहीं चाहिए, जो है वो भी ठीक, जो नहीं है वो भी ठीक, जितना पा लिया, और सच के साथ खड़े हो पाए, अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े हो पाए, जहाँ गलत है वहाँ कह पाए, और किसी और के साथ गलत हो रहा है तब खास तौर पर अगर आप कह पाए, तो वो भी कर्म है। बिना पैसे लिए इस संसार को अगर कुछ दे पाए, तो वो भी कर्म है। कोई ऐसा कर्म जिसमें आप बदले में कमा भी रहे हैं, मैं उसे कर्म नहीं मानती। कर्म वो है जब आप कुछ कर रहे हैं और बदले में आप कोई भौतिक चीज़ नहीं पाने की इच्छा कर रहे हैं। सबसे सुंदर कर्म वो है
जब रील आपको ये सिखाती अमीर कैसे बने, पर ये नहीं सिखाती सही कैसे बने, आप उसी एक हिस्से को सुनकर जब बढ़ने लगते हैं तो वो कर्म नहीं है। कर्म वो है जब आप सुबह उठें और पिछले कल से बेहतर हों, और आपकी शाम भी आज की सुबह से बेहतर हो। आपके आसपास के संसार में कहीं आपको सुख खुलता हुआ दिखाई दे, और जहाँ आपको ये भी पता लगता हो, धीरे धीरे आप लोगों की ऑरा से आप एक तरह से अवगत होने लगें, आपको मालूम होने लगे कि ये व्यक्ति ऐसा है जो शायद बुरे कर्मों से कुछ अछूता है, या ये व्यक्ति ऐसा है जो अच्छे कर्मों से जिसका नाता है। जब ये छठी इंद्रिय आपकी जागने लगे तो वो भी कर्म है। मेरे लिए यही कर्म है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने बेहतरीन डिस्कशन के लिए। एक अध्यात्म को आज हमने एक अलग तरीके से समझा, एक अलग नज़रिए से समझा। मैंने जो कहा वो मैंने जिया है, और जिया उसी को कहा है। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू अगेन। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आज आपने इमेजिन ही नहीं किया होगा कि आज हम अध्यात्म का एक अलग पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी बिहाइंड द बार्स। जो अपराधी हैं उनके अंदर का स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, कैसे भक्ति उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है, कैसे कभी कभी सज़ा हमारे कर्म को प्योरीफाई करती है। बहुत ही अलग डिस्कशन था ये, बहुत ही नया डिस्कशन था, और एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट। आप सभी को उनके बारे में पता है, उनके वर्क से आप सभी इतना इंस्पायर हुए हैं। आई एम श्योर कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा इंटेंशन यही है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने अंदर के सेल्फ को, अपनी अवेयरनेस को रिकग्नाइज करें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। तो हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।